My dear students, my well wishers, my viewers, everyone. Once again, this is RK sir, Dr. Ranjit Sinha, and I welcome you all in my classroom in your channel RKS Academic Zone. आज स्टैंडर्ड 11 के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स लेकर आया हूँ, यानी अर्थशास्त्र। जैसा कि मैंने कहा था कि बीच बीच में मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी ले आऊंगा उन लोगों के लिए, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया। हालांकि विशेष रूप से जो सब्जेक्ट्स मैं देख रहा हूँ वह है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी एंड इंग्लिश, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से वादा किया था स्टूडेंट से कि मैं कभी कभी ऐसा होगा कि मैं इकोनॉमिक्स भी लेकर आऊंगा और राजनीति शास्त्र को भी लेकर आऊंगा। और यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ जाते हैं और मुझे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स मिलते हैं या फिर राजनीति शास्त्र के भी स्टूडेंट्स मिलते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो फिर मैं रेगुलरली उनके लिए भी ये क्लास लेकर आऊंगा। तो आज जो है पहले अध्याय में हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया होगा? यानी कहने का मतलब क्या है, स्वतंत्रता के पूर्व, यानी जब हम ब्रिटिश के हवाले थे, हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन तंत्र थी, उस वक्त हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो थोड़ा चलते हैं पहले और बुक्स लेकर बैठते हैं, कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर बाकी बात करेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए। हाँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स आप लोग सुन रहे हैं क्लास 11th के, आज देखिए आप लोगों के लिए मैं इकोनॉमिक्स लेकर आया हूँ, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है जिसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आउटलाइन देना चाहूँगा इस चैप्टर को पढ़ने के पहले। हालांकि जो चैप्टर है वो है आप लोगों का स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। आई बात समझ में? स्वतंत्रता की पूर्व यानी स्वतंत्रता के पहले जब हम गुलाम थे, आज़ाद नहीं हुए थे, यानी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, उस वक्त हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। और ये सब चर्चा जो है हम लोग आगे करेंगे, देखेंगे। लेकिन बिफोर दैट, इसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आउटलाइंस देना चाहूँगा अर्थव्यवस्था के बारे में। जितने भी आज अभी आप लोग इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किए हैं, अर्थशास्त्र को ऑप्ट किए हैं, चुने हैं, उनको मैं बता दूं कि देखिए अर्थशास्त्र जो है बहुत ही रोचक विषय है। और अर्थशास्त्र जैसे हम लोग समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब होता है धन और शास्त्र मतलब होता है विज्ञान। यानी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। और ये कहने वाले व्यक्ति जो थे, कहने वाले इंसान, वो कौन थे? नन अदर देन, उनका नाम ये एडम स्मिथ था। एडम स्मिथ ने सबसे पहले अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए, उनकी परिभाषा देते हुए अर्थशास्त्र की, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। इसी तरीके से आगे आगे जैसे और मतलब ऐसे इकोनॉमिक्स जो हैं वे लोग जैसे अर्थशास्त्री जैसे जैसे आते गए, उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में अपना अपना अलग अलग विचार प्रकट करते गए। जहाँ कुछ विद्वानों का कहना था कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है, जैसे लोगों ने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है हमारे जो ज़रूरतों से, जितनी आवश्यक ज़रूरतें हैं उनमें से चुनाव का विज्ञान है। अब जैसे भी आप देखें, अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक या गैर आर्थिक क्रियाओं का विज्ञान है। तो इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है, अर्थ का शास्त्र है। पहले जिसको हम लोग बोलते थे कि बार्टर सिस्टम एक्सचेंज का जो था ना, एक प्रणाली था जहाँ पर, और जैसे भी बैंक हम लोग बोल रहे हैं, तो बैंक, तो ये कंसेप्ट आया कहाँ? जब हम लोग अपना धरोहर, जो अपना संपत्ति या पैसे जो हम लोग वहाँ जमा करते हैं और बदले में हमको वहाँ से उचित सुविधाएं प्राप्त होती है। बैंक में अपना पैसा हम जमा करके रख सकते हैं, उसके बदले में हम लोग पैसा जो है बैंक से लोन ले सकते हैं, ये सुविधाएं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आगे आगे आहिस्ते आहिस्ते आता जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं एक आउटलाइंस आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि अर्थशास्त्र जो है वो अर्थ का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। और हमें यही डिस्कस करना है कि हमारी आर्थिक अवस्थाएं जो थी वो कैसे पूर्व कैसे थी
स्वतंत्रता पूर्व, और धीरे धीरे उसके बाद हमारे आर्थिक व्यवस्थाएं कैसे देखने को मिली। तो ये चलिए इस चैप्टर में हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं, देखते हैं, अध्ययन करते हैं आगे, और थोड़ा सा चलते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा देखते हैं लाइन बाय लाइन थोड़ा सा। चलिए देखिए, इसका इंट्रोडक्शंस, परिचय को देखते हैं कि भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यानी हमारी जो आर्थिक अवस्था थी, जाहिर सी बात है स्वतंत्रता पूर्व उतनी अच्छी नहीं थी, मगर स्वतंत्रता के बाद हमारी आर्थिक स्थिति में क्या सुधार या क्या परिवर्तन आया वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा इस अध्ययन विषय से। तो भारत को का आर्थिक विकास कैसे हुआ वो इस चैप्टर के जरिए हम लोग देखेंगे। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, स्वतंत्रता के पूर्व कैसा हमारी आर्थिक स्थिति रही उसके बारे में पहले हम थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर आगे क्या विकास हुआ उसको देखेंगे। इसी क्रम में हम उन सब बातों को भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है, जाहिर सी बात है आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। यानी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत में ब्रिटिश शासन उस समय था। हम लोग कहते हैं ना कि हम 200 साल तक जो है गुलामी खटे ब्रिटिशों का। तो उस वक्त क्या था, औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल का प्रदायक तक ही सीमित रखना था। जैसे औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य, हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था थी उस समय वो ब्रिटिशों का था, और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, भारत को सिर्फ कच्चे माल को, रॉ मटेरियल्स को खाली यहाँ से ले जाते थे इंग्लैंड वहाँ, और वहाँ काम में ले आते थे रॉ मटेरियल से। अब देखिए, किसी चीज़ के लिए, जैसे हमारे यहाँ भारत जो है, हम लोग एक कहावत है कि हमारे पास, हम लोग कहते हैं ना कि भारतीय जो है, भारत धनी है भले भारतीय गरीब है। हम लोग विकसित हो रहे हैं। वी इंडियंस आर पुअर मे बी, बट इंडिया इज़ नॉट पुअर। यहाँ बहुत सारे ऐसे खनिज, बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ें, बहुत सारे ऐसे कच्ची माल जो हैं यहाँ उपलब्ध होते हैं, भारत से मिलते हैं, जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को बदल सकता है। तो बात समझ में आ गई। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारा एक तरह का शोषण होता था। कच्चे माल जितने भी थे वो हमारे यहाँ से जाते थे, और विकसित वो कोई और देश होता था। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछली 6 दशकों में भारत में नए हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं। जाहिर सी बात है, वहाँ उस वक्त जो हमारी स्थिति रही और उसके बाद हमारे क्या सुधार आए, जब तक हम इस विषय को एक साथ नहीं समझेंगे तो हमको वह अंतर नहीं दिखेगी। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, सबसे पहले बात इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने पहले ही कहा कि उस समय क्या था, अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। तो जब अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व, यहाँ अंग्रेजी शासन जब नहीं था, उस वक्त भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था। हम लोग कहते हैं ना कि भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश था, इसीलिए हमारे यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली भी चलते थे। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। सूती और रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। आप लोग देखे होंगे ना,
अगर आप पढ़े हैं कहीं भी, इतिहास पढ़ रहे हैं कहीं भी, तो भारत में बहुत सारे राजाओं महाराजाओं का देश रहा है। यहाँ जो लोग मणि माणिक्य हो गया, या जो पैसे, धन दौलत, रत्न, आभूषण, इसकी कोई कमी नहीं थी, वस्त्रों की कोई कमी नहीं थी, धातु की कोई कमी नहीं थी। और वो भारत उत्कृष्ट केंद्र के रूप में था, सामने पूरे विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीज़ों को विश्व के बाज़ारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। यानी उसके जो कलात्मकता होता था, उसमें सजावट जो होती थी, उसका बहुत ज़्यादा कीमत था पूरे मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में। तो औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं, बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। वो तो समझ में आ ही गया, क्योंकि ये जो औपनिवेशिक शासक जो हमारे पे ऊपर आके शासन चला रहे थे अपने शासन व्यवस्था, उनका एक ही मकसद था कि हमारे यहाँ से ये जो कच्ची माल है जो उपलब्ध होते थे, उसको यहाँ से ले जाना और अपने देश में उसको लगाना काम में। जिससे क्या था वहाँ, मतलब इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को ही बदल डाला। और वही जो हमारे ऊपर 200 साल का राज हुआ, हम भारतवासी गरीब हो गए। हमारा जो रॉ मटेरियल्स था, हमारा आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बोले, तो वो उसके नाते हम लोग करीब करीब कंगाल होने लगे। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। यानी कच्चे माल हमारे ही देश से जाए और वहाँ सामान बने, फिर उसी सामान को हम क्या करें, अपने घर में उच्च कीमत पर खरीदें। हाँ, यानी हम फिर उसी को खरीद के पहन रहे हैं, चीज़ हमारी ही है। अगर हम बोले कि रेशम वो हमारा है और रेशमी वस्त्र हम खरीद के पहन रहे हैं, सूती हमारा है और सूती वस्त्र उच्च दाम देकर हम खरीद के पहन रहे हैं, और वर्ल्ड मार्केट में हम अपने पैसे को लगा रहे हैं, दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा अपना जो हम खुद ही अपने चीज़ों को बाहर हम निर्यात न करके, उसके बदले में वो हमारा कच्चे जो माल था वो बाहर गया और वहाँ से तैयार चीज़ हमारे यहाँ आया, उसको हमने ऊंचे कीमत पर आयात के रूप में खरीदा। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। पर कैपिटा इनकम और जो नेशनल इनकम होता है, एक राष्ट्र का आय, राष्ट्रीय आय अगर घट जाए, गिर जाए, और प्रति व्यक्ति आय अगर घटने लगे, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय घटेगा, यानी वो देश क्या होगा, गरीबी की हालात में चली जाएगी ना। तो इस ओर उन लोगों का कोई ध्यान नहीं था और धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी और हम भारतवासी गरीब होने लगे। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रहे हैं। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले सिराज, डॉक्टर BKRV राव तथा RC देसाई प्रमुख रहे हैं। देखिए, इन जो अवलोकनकर्ताओं जिन्होंने इनकी ओर ध्यान दिया, इन चीज़ों के ऊपर, उनमें कौन कौन से, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले सिराज, डॉक्टर VKRV राव तथा RC देसाई प्रमुख रहे हैं। यहाँ डॉक्टर VKRV राव और RC देसाई के तो इकोनॉमिक्स के बुक्स ही आते हैं। तो औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रह गई। यानी सोचिए क्या हालत हो गई भारतवासी के लिए, भारत का। अब यहाँ देखिए, अच्छा आप लोग इसमें क्या है, छोटे छोटे बॉक्स में जो चीज़ें दी हुई है ना, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग पढ़ेंगे। थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम्पल्स के रूप में दिया गया, जैसे कृषि क्षेत्रक, यानी कृषि क्षेत्रक मतलब कृषि में क्या हाल हुआ, कृषि की अवस्था। भारत तो कृषि प्रधान देश था ही, हमारा मूल रोजगार का साधन क्या था, कृषि। हम कृषि से आजीविका चलाते थे, है ना। तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आए, हमारा जो मुख्य अनाज था, जो हम गेहूँ, सब्जियाँ, ये जो अनाज जो थे, या फिर हम जो ये पालते थे, मुर्गे मुर्गियाँ पालते थे, बत्तख आदि का जो हम करते थे, उत्पादन करते थे, तो उन चीज़ों में वो क्या हुआ,
उसका हालात कैसा रहा, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। तो कृषि क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, कृषि के क्षेत्र में पहले क्या परिवर्तन आ रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा और देश के लगभग 85% जनसंख्या 85% पीपल जो है, जनसंख्या जो है, देखिए ध्यान देने वाली बात है कि 85% जो जनसंख्या जो थी वो कृषि के आधार पर ही बसे थे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। यानी मात्र 15% लोग जो अन्य रोजगार से थे, 85% लोग कृषि पर ही आधारित थे। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। और गतिहीन विकास यानी गति ही नहीं थी विकास की, यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, यानी टोटल अगर कृषि इनकम में कहीं वृद्धि अगर दिखी भी गई है, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। और कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। और आज के समस्त पूर्वी भारत में, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्य से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। यानी भू व्यवस्था हमारी ऐसी थी कि जमींदारी प्रथा थी और जमींदारों के अधीन में ये गरीब किसान काम करते थे। कभी कभी लगभग इन लोग इतने गरीब थे कि वहाँ काम करते करते अगर कहीं ये पैसे कभी जमींदारों से लोन लेते थे तो इनका पीढ़ी दर पीढ़ी उसी पे खटते खटते ही बीत जाता था, लेकिन उनका लोन का रकम कभी समाप्ति नहीं होता था और किसानों के पास कुछ भी नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारी तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि जमींदारों तथा एक सेकंड अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रखती थी। अभी जैसे मैंने बोला, ज़्यादा से ज़्यादा वो रेंट लेते थे। ज़मीन को अगर उनके पास था, ज़मीन को अगर किसानों को देते थे, वो मजदूरी करता था, उसमें से किसान खेती करते थे, उगाते थे और उसमें से वो सारा ज़मींदार के हिस्से में चला जाता था और किसान जैसे के तैसे वो गरीब रह जाते थे, उनके पास कुछ नहीं रह जाता था, वो लगान के रूप में दे देते थे सारी चीज़ और उसको ज़मींदारों ने भी अनदेखी कर देते थे। तो इस तरह से इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था जो टैक्सेशन जो था कि शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा है। राजस्वों की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी और उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिया जाते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। उर्वरक मतलब खाद, जो हम कृषि करते थे इतना ट्रेडिशनली करते थे, एकदम परंपरागत रूप से करते थे कि कृषि का उत्पादन उस तरह से उत्पादकता मतलब वृद्धि नहीं होता था उत्पादक में, और जिससे क्या होता था, स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी थे। कृषि निम्न स्तरीय होता था। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं। नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता, जो फसलें नकदी बेची जाती थी उसमें उच्च उत्पादकता आ जाता था, ये मिला है। और कि इसको हम लोग कृषि के व्यवसायीकरण बोलते थे। कुछ लोग बोले तो हाथों हाथ जमींदारी प्रथा थी, जैसे जहाँ जो चीज़ होता था तो उस चीज़ को हाथों हाथ बेच दिया जाता था और उसमें उच्च लाभ कमा लिए जाते थे। तो किसान के हिस्से में कुछ नहीं आता था, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, जो जैसा भी मैंने बोला, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि को उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। क्या हो गया कि सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद, सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार आया भी था, नदियों से पानी निकाल कर मतलब देने लगे गए थे, खेती बाड़ी होने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, क्योंकि बाढ़ को हम नियंत्रण नहीं कर पाते थे। कभी बाढ़ आ जाती थी तो पूरा खेती नष्ट हो जाता था
और भूमि की उपजाऊ शक्ति जो था उसको बढ़ाने हेतु जो हम मतलब किसान जो काम करते थे, इतना ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से होता था, ना उच्च उर्वरक मिल पाता था उच्च कोटि का, न सार बीज कुछ नहीं होता था, तो उससे उस मामले में भी मतलब खेती बाड़ी जो है थोड़ा कमज़ोर होते थे, पिछड़ा हुआ था। जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। अब यहाँ से देखिए कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही ये किसानों के एक छोटे से वर्ग, कुछ हद तक कुछ किसान ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। यानी खाद्यान्न फसल मतलब समझ रहे हैं क्या है, जैसे चावल, गेहूँ, ये सब आ गया उसमें से। और वाणिज्यिक फसलें क्या हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये वाणिज्यिक फसलें कुछ इस तरह से फसल जिसको हम बाहर बेचने लायक या हाथों हाथ बिकने लगे, ऐसे कुछ फसल आ जाए। तो काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न ही संसाधन थे, न तकनीकी और न ही कोई प्रेरणा। यानी कोशिश तो शुरू हुआ, आरंभ भी हुआ कि उस तरह से वाणिज्यिक फसलें हम उगाएं ताकि हाथों हाथ उसको बेच सके, लेकिन काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न ही संसाधन थे। जो भी काश्तकारी के एक बड़े वर्ग थे, जो भी काम करवाते थे, जो लोन पैसा इधर उधर लगाकर काम करवाते थे, जो बीच बचाव वाला काम होता था, वहाँ पर छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए कोई संसाधन नहीं थे ज़्यादा, और ना तकनीकी थी और ना ही कोई प्रेरणा, उसको उसके पीछे देखने वाले कोई नहीं थे। यानी इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारा कृषि व्यवस्था जो कि अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ जिसको माना गया, क्योंकि उस समय हमारे लिए मुख्य जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ वो क्या थी, कृषि व्यवस्था, वो ही बहुत निम्न स्तरीय था और कमज़ोर रहा। ठीक है, तो ये कृषि क्षेत्र के लिए हम लोग आज यहाँ तक पढ़ें, आगे फिर चलेंगे औद्योगिक क्षेत्र के लिए देखेंगे उस समय औद्योगिक क्षेत्र कैसा था। तो इसको हम अंडरलाइन करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, और नहीं कोई प्रेरणा, यहाँ तक ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसको पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कहाँ तक क्या हो गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके देखना है, अर्थव्यवस्था इतना आसान चीज़ नहीं है। एक एक करके हम लोग देखेंगे, एक एक चैप्टर को आगे बढ़ाते चलेंगे, फैक्टर्स को। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग फिर रीडिंग लगाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसमें से जितने क्वेश्चन आंसर्स निकलेगा उसको आप निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए फिर बात करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो पढ़ा उस पढ़ाई के माध्यम से हमने क्या सीखा, क्या जाना, कि स्वतंत्रता के पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय हो गया था। यानी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे यहां से जो कच्चे माल जो थे उसको लेकर अपने वहां चले जाते थे, और वहां से जब किसी चीज का निर्माण होता था, चाहे वो वस्त्र का हो, किसी भी चीज का, उसी ही फिर हमें आयात के रूप में हमारा देश आता था और उसे हम खरीदते थे ज्यादा मूल्य देकर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए उत्पन्न हो गई। और जो अभी आज जितना हमने देखा कि जो कृषि व्यवस्था के ऊपर जो बात हमने देखी, आगे देखेंगे और अदर फैक्टर्स जो है उसको भी देखेंगे, लेकिन आज जो हमने देखा कृषि व्यवस्था, तो कृषि की हालत भी जो थी वो दयनीय होते जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय जो जमींदारी प्रथा था, तो वहां जो किसानों की जो हालात थी वो बहुत ही दयनीय हो गया था, क्योंकि ज्यादातर जो भी चीज वो उत्पादन करते थे, ठीक है, उसे हम हाथों हाथ बेच देते थे या फिर उसको खरीद कर बेचते थे। जो भी जमींदार थे उनके लिए फायदा होता था, लेकिन किसान की स्थिति वो दयनीय हो गई थी। ठीक है, और अच्छे तरीके से जो इसको कहा जाए उर्वरक हो, सार बीज की जो है बीज देना, बीजारोपण करना, या सार की, उर्वरकों की वो क्वालिटी जो था वो ट्रेडिशनली खेती थी, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा उन्नत नहीं था वो। ठीक है, तो जिस वजह से वहां आर्थिक जो ढांचा जो था वो गड़बड़ हो गया। और हम जानते हैं कि हमारी जो रोजगार की जो साधन शुरू से रहा है वो क्या था, कृषि। और हम लोग कहते भी है ना कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए जैसे कृषि गड़बड़ हो गया तो हमारी जो आर्थिक अवस्था जो थी वो भी दयनीय होता गया धीरे धीरे। तो आज हमने यहां तक देखा, फिर आगे अध्याय में चलेंगे और पढ़ेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर चलते चलते आपको फिर मैं याद दिला दूं कि आप लोग जल्द से जल्द मेरे क्लास में ज्वाइन करें, जल्द से जल्द आ जाए, अपने दोस्तों को बताएं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्लास आपके लिए फायदेमंद है। बहुत सारा वीडियोस जो है मैं बना के छोड़ा हूँ, बहुत सारी चीजें, और 11th एंड 12th के लिए जो स्पेशली ग्रामर के जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ उसको आप लोग एक बार अवश्य देखें। तो एंड आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ आप सभी को, चाहे वो साइंस के स्ट्रीम से भी क्यों ना हो, कॉमर्स के स्ट्रीम से क्यों ना हो, सभी के लिए वो फायदेमंद होगा।
ठीक है, तो चलिए आज चलते चलते फिर मैं वही याद दिलाऊंगा कि हमेशा पढ़ाई नहीं भूलेंगे और अपना टारगेट नहीं भूलेंगे। टेक केयर, ध्यान रखेंगे हेल्थ का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।